आया था। पितृराज धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आवाज गंभीर थी। चूंकि सभी सहमत हैं तो 1 महीने बाद हम दक्षिणी तरंग महाद्वीप पर चढ़ाई शुरू करेंगे। 1 महीने का वक्त क्यों? ये एक समय सीमा थी आर्यन को बाहर निकालने के लिए। दक्षिण तरंग महाद्वीप नहीं बल्कि उनका असली लक्ष्य था आर्यन। 3 दिन बाद एक गुप्त ठिकाने पर। तूने क्या कहा? मेघना ने चौंक कर पूछा। अमर महल दक्षिण तरंग महाद्वीप पर हमला करने जा रहा है। वह तुरंत खड़ी हो गई, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुरंत सूचना दो, सभी को एकांतवास से बाहर बुलाओ। हमें दक्षिण तरंग महाद्वीप पहले पहुंचना होगा। कुछ ही देर में गौरांग, जग्गा, औजा और बाकी सभी दौड़ते हुए आए। वो बूढ़ा हरामी फिर कुछ करने जा रहा है, गौरांग ने गुस्से में कहा। कमबख्त, मैंने अभी तक उस पर हमला नहीं किया और वह हम पर हमला करने की सोच रहा है। पिछले 1 साल के एकांतवास में उसने एक और लेवल पार कर लिया था। जग्गा ने पूछा, ये क्या माजरा है? मेघना ने उन्हें अभी अभी मिली खबर बताई। गौरांग ने तुरंत कहा, फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से दक्षिण तरंग महाद्वीप चलो। वो मास्टर का घर है, उसकी हर चीज वहां है। हमें दक्षिण तरंग महाद्वीप को हर हाल में बचाना होगा। मेघना ने आरू की ओर देखा। छुटकी, क्या तू अभी भी आर्यन को महसूस नहीं कर पा रही? आरू ने उदासी में धीरे से सिर हिलाया। 1 साल और 2 महीने हो गए। मैं भाई आर्यन की आभा को बिल्कुल नहीं महसूस कर पा रही। ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया से पूरी तरह गायब हो गए हो। हर दिन वो आर्यन की आभा को महसूस करने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती थी। फिर भी उसने दृढ़ता से कहा, मुझे यकीन है कि भाई आर्यन जरूर लौटेगा। मेघना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हम सबको यकीन है। उसने बाकी लोगों की ओर देखा, फिर एक पल के लिए रुक गई। एस्फीरा कहाँ है? सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि एस्फीरा वहां नहीं थी। एक सेवक ने कहा, एस्फीरा जी प्रशिक्षण कक्ष में नहीं है। गौरांग ने बड़बड़ाया, उसे कोई जरूरी काम होगा। मेघना ने कहा, मुझे लगता है अब तक उसे भी दक्षिण तरंग महाद्वीप पर अमर महल के हमले की खबर मिल चुकी होगी। तो उसकी चिंता मत करो, वो खुद दक्षिण तरंग महाद्वीप आ जाएगी। अब हमें जो करना है वो है अमर महल से पहले दक्षिण तरंग महाद्वीप पहुंचना। सब जल्दी तैयार हो जाओ, 2 घंटे बाद हम रवाना होंगे। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है? आर्यन की सेना दक्षिण तरंग महाद्वीप में इकट्ठा हो। इससे उसे एक एक करके उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्द ही उसे खबर मिली कि मेघना अपने समूह के साथ दक्षिण तरंग महाद्वीप की ओर रवाना हो गई थी। पितृराज ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी, क्या मूर्खों का झुंड है। वे सचमुच दक्षिण तरंग महाद्वीप चले गए। अच्छा हुआ, इससे मेरा वक्त बचेगा। मैं तुम सबको एक ही बार में पकड़ लूंगा। आर्यन, तेरे पास अब 27 दिन बाकी हैं। अगर तू बाहर नहीं आया तो तेरे सब लोग मारे जाएंगे। हाँ, दक्षिण तरंग महाद्वीप तबाह हो जाएगा, वहां एक तिनका भी नहीं बचेगा। इस बार पितृराज ने मारने का पक्का इरादा कर लिया था, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा था। वो पहले ही अपनी मृत्यु के करीब था। अगर वो ड्रैगन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया तो वो दक्षिण तरंग महाद्वीप के हर व्यक्ति को खत्म कर देगा। डॉक वर्ल्ड में छी छी छी। आर्यन ने लगातार कई छींकें मारी और हंसते हुए बोला, कमबख्त, कौन मुझे कोस रहा है? वो आराम से बैठकर आग पर मांस भून रहा था। उसने एक नजर घाटी में देखा और सोचा, लगता है जल्द ही सब साफ हो जाएगा। बेहेमूथ बीस्ट की हर गर्जना और हमले के साथ अंबरकुल के योद्धा और शिष्य धूल में मिल रहे थे। पर आर्यन के लिए ये केवल मारकाट का खेल नहीं था, यह एक खजाने की खोज थी। उसकी स्पेस रिंग, जो एक विशाल महल जितनी जगह रखती थी, अब पूरी तरह भर चुकी थी। आमतौर पर स्पेस रिंग केवल कुछ वर्ग मीटर की होती है, लेकिन आर्यन की स्पेस रिंग सामान्य नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये कभी भरेगी, लेकिन अब ये इतनी भरी थी कि एक तिनका भी नहीं समा सकता था। उसने 3 राक्षसों और 4 राक्षसी ड्रैगनों को तो केवल इसलिए बुलाया था ताकि वे गुलामों की तरह रहस्यमयी संदूकों को लाद सके। पिछले 1 साल में आर्यन ने जितना भी वक्त बिताया, ये सबसे बेफिक्र समय था। बेहेमूथ के साथ वह एक अजेय योद्धा बन गया था। हालांकि एक बात उसे खाए जा रही थी, वो नहीं जानता था कि इन रहस्यमयी संदूकों में क्या है। उसे धरती लौटने तक इंतजार करना होगा। चलो सब आ जाओ, खाना तैयार है। आर्यन ने सेवक की तरह 1 घंटी बजाई। इस आवाज को सुनते ही बेहेमूथ की आंखें चमक उठी। वो धुएं की तरह तेजी से लौटा, उसका मुंह लार से गीला था और वो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बैठ गया। ये भुना हुआ हाथी का पैर तेरा है, आर्यन ने हंसते हुए कहा। तुमने आज अच्छा काम किया। सिल्वर राक्षसी ड्रैगन धीरे से पास आया, उसका शरीर पूरा संदूकों से ढका था, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो शिकायती लहजे में बोला, मास्टर, हमारा हिस्सा कहाँ है? आर्यन ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तुम लोग खाने की बात करते हो। मैंने कहा था कि कुछ दर्जन संदूकें और उठा लो, लेकिन तुमने तो मुझे निराश किया। फिर उसने एक पल रुककर पूछा, वैसे तू कौन सा राक्षसी ड्रैगन है? सिल्वर राक्षसी ड्रैगन का मुंह बन गया। मास्टर, ये कैसा मजाक है? कोई भी मेरा रंग देखकर बता सकता है मैं सिल्वर राक्षसी ड्रैगन हूँ। आर्यन हंसते हुए बोला, चलो छोड़ो, ये लो, ये तुम सभी भाइयों के लिए है।
हातिम जो भुना हुआ मांस चबा रहा था पास आया और बोला, मास्टर हमें धरती से आए लगभग 1 साल हो गया है, हम कब लौट रहे हैं? मीनराज ने भी कहा, मैं भी वापस जाना चाहता हूँ। वीरन हंसते हुए बोला, वापस जाकर क्या करेगा, यहाँ कितना मजा है। अरहत ने गुस्से में जवाब दिया, मजा? यहाँ हमारी सब शक्ति लौकिक नियमों से बंधी है, चाहे कुछ भी कर लें हम शक्तियाँ नहीं बढ़ा सकते, इसका क्या फायदा? मैं भी वापस जाना चाहता हूँ। इतने लंबे समय तक बाहर रहने से मुझे डर है कि दक्षिणी क्षेत्र में कुछ गलत न हो जाए। आर्यन ने इन सब बातों के बारे में सोचा था, लेकिन उसे यकीन था कि जब तक वो प्रकट नहीं होता दक्षिण तरंग महाद्वीप सुरक्षित रहेगा। पितृराज उसे चाहता था तो वो उसे दबाने के लिए उसके लोगों का उपयोग करेगा, उन्हें मारने पर उसका ही नुकसान होता। लेकिन ये सिर्फ उसका अनुमान था, वास्तव में वो उन लोगों के लिए बहुत चिंतित था। बेहेमोथ जब इस घाटी को साफ कर लेगा तब हम यहाँ से निकलेंगे, आर्यन ने शांत स्वर में कहा। बेहेमोथ ने पागलपन से खाना शुरू किया। आधे मिनट से भी कम समय में उसने हाथी के पैर को पूरी तरह निगल लिया, हड्डियों सहित। यहाँ और है, आर्यन ने हंसते हुए कहा। बेहेमोथ ने एक बच्चे की तरह हंसी। वह आर्यन पर पूरी तरह निर्भर था। दासियों हजारों सालों में वह कभी इतना खुश नहीं रहा था। खाने के बाद उसने फिर से दुश्मनों का पीछा शुरू कर दिया। हालांकि एक बात आर्यन को समझ नहीं आ रही थी, वो पिछले 1 साल से अंबर कुल के लोगों का शिकार कर रहा था, फिर भी वे घाटी छोड़कर नहीं गए। अचानक पूर्वज रुद्रदेव की आवाज गूंजी, क्योंकि वो भाग नहीं सकते। हाँ, आर्यन चौंक गया, वो भाग क्यों नहीं सकते? पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, मैं लंबे वक्त से इसी बारे में सोच रहा हूँ और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि यह जगह डार्क वर्ल्ड में कोई गुप्त क्षेत्र है, जैसे धरती पर योग क्षेत्र, ड्रैगन क्षेत्र और हिम क्षेत्र। आर्यन हैरान रह गया। पूर्वज, क्या आप कह रहे हैं कि उन्होंने टेलीपोर्टेशन द्वार को इस गुप्त क्षेत्र में लाया था? पूर्वज रुद्रदेव ने जवाब दिया, हाँ, ये एक चतुर चाल है, इस तरह कोई इसे ढूंढ नहीं सकता। तो वो अब तक इस गुप्त क्षेत्र से बाहर क्यों नहीं गए? आर्यन ने पूछा। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति को ये गुप्त क्षेत्र खोलना आता था उसे तूने मार दिया। अब उन्हें नहीं पता कि इसे कैसे खोलना है, इसलिए वो यहीं छिपे हुए हैं। पूर्वज रुद्रदेव ने सही अनुमान लगाया था। गुप्त क्षेत्र को खोलने वाला एकमात्र व्यक्ति पीले कपड़ों वाला आदमी था, जिसे बेहेमोथ ने सबसे पहले खत्म किया था। अब कोई भी इस क्षेत्र को नहीं खोल सकता था और अंबर कुल के लोग घाटी में फंस गए थे। टेलीपोर्टेशन द्वार करोड़ों वर्षों से गायब था और इसका असली कारण ये था कि अंबर कुल के पूर्वज इसे डार्क वर्ल्ड में ले आए थे। ये उस समय की बात है जब धरती की ऊर्जा अपने चरम पर थी और तात्काल कोई ज्यादा बड़ी बाधा नहीं थी। लेकिन तब से अब तक ये खजाना अंबर कुल में बस एक विरासत के तौर पर संजोया गया था, क्योंकि किसी को भी इसे इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता था। लेकिन अब अंबर कुल के लोगों ने न केवल वो तरीका खोज लिया था, बल्कि इसकी मदद से वो ड्रैगन क्षेत्र के गुप्त खजाने को भी पाना चाहते थे। डार्क वर्ल्ड की अन्य शक्तिशाली ताकतों से बचकर उन्होंने द्वार इस गुप्त क्षेत्र में छिपाया और सारी योजनाएं अंजाम दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आर्यन उनकी सारी मेहनत बर्बाद कर देगा। आर्यन ने फिर से पूछा, पूर्वज हातिम और बाकियों ने पहले यहाँ आकर विकास की शक्तियाँ प्राप्त की थी, तो वो शक्ति कहाँ है? मुझे तो कुछ नहीं मिला। वो यहाँ केवल किंग्स को मारने के लिए नहीं आया था, उसका लक्ष्य था विकास शक्ति पाना जो उसे ब्रह्मवीर स्तर तक पहुँचा दे। लेकिन अब तक उसे कुछ भी नहीं मिला था। रुद्रदेव ने हल्के से हंसते हुए कहा, हातिम, वीरन और बाकियों ने शायद उतनी विकास शक्ति नहीं पाई जितनी तूने अकेले ने पाई है। हाँ, आर्यन भ्रमित था, उसे तो विकास शक्ति का कोई एहसास ही नहीं हुआ था। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, तेरे उन काले संदूकों में। आर्यन, मुझे नहीं पता कि तूने कैसे ऐसा किया और इतनी शक्ति प्राप्त की, लेकिन हर बार जब तू किसी को मारता है या कोई बीस्ट मारता है, तेरी स्पेस रिंग में कुछ चीजें आती हैं। मुझे लगता है कि यह तेरा सबसे गहरा रहस्य है। उन काले संदूकों में वो सब है जो तू चाहता है। पूर्वज रुद्रदेव 8-9 साल से आर्यन के साथ थे। वो जानते थे कि आर्यन में एक विशेष शक्ति है, लेकिन वो यह नहीं जानना चाहते थे कि वह क्या है। अगर आर्यन बताना चाहता तो वो पहले ही बता देता। सिस्टम के अस्तित्व के बारे में आर्यन एक शब्द भी नहीं कहेगा। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, पूर्वज, आप भी इन संदूकों को जल्दी खोलना चाहता है ना? पूर्वज रुद्रदेव ने जवाब दिया, तुझसे भी ज्यादा। मैं तो एक पूरी दावत खाना चाहता हूँ। फिर दोनों एक साथ ठहाका लगाकर हंसे। 20 दिन बाद घाटी में अंबर कुल का आखिरी योद्धा भी बेहेमोथ के एक थप्पड़ से उड़ गया। उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, तुमने गुप्त क्षेत्र में अंबर कुल के हर व्यक्ति को साफ कर दिया है। तुम्हें 1 लाख एक्सपी पॉइंट, 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट और 10,000 शॉप पॉइंट मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुमने टेलीपोर्टेशन द्वार मिशन को सक्रिय किया है। मिशन, टेलीपोर्टेशन द्वार को तोड़ो। स्तर, SSS रैंक। समय, 3 मिनट। इनाम, लेवल जोड़ 1। टेलीपोर्टेशन द्वार पर नियंत्रण। तारांकन, क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? आर्यन के जवाब देने से पहले ही सिस्टम ने खुद ही इसे स्वीकार कर लिया। मिशन स्वीकार। अगर मिशन विफल होता है तो आप हमेशा के लिए इसी गुप्त क्षेत्र में फंसे रहेंगे। मिशन 3 सेकंड में शुरू होगा।
3-2-1 सिस्टम द्वारा खुद ही एसएसएस रैंक मिशन स्वीकार करने के तुरंत बाद आर्यन के दिमाग में उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। केवल 3 मिनट और टेलीपोर्टेशन द्वार को तोड़ना था, वरना वो हमेशा के लिए यही फंसा रह जाएगा। कमबख्त, आर्यन ने गर्जना की, सब लोग जल्दी से टेलीपोर्टेशन द्वार पर हमला करो, जल्दी जल्दी। हातिम चौंक गया, लेकिन बिना सोचे समझे उसने तुरंत अपनी क्रेगन गॉड शक्ति को मुट्ठियों में संचित किया और टेलीपोर्टेशन द्वार पर जोरदार हमला किया। वीरन ने भी यही किया, अपनी पूरी काल शक्ति से हमला किया। मीनराज, जो थोड़ा अधिक सचेत था, ने कहा, मास्टर अगर हम टेलीपोर्टेशन द्वार को तोड़ देंगे तो हम वापस कैसे जाएंगे? इस सवाल ने आर्यन को झकझोर दिया। धत्तेरी की, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। उसने मन ही मन में कहा, अगर टेलीपोर्टेशन द्वार टूट गया तो हम धरती पर कैसे लौटेंगे? सिस्टम ने केवल ये कहा था कि वह टेलीपोर्टेशन द्वार पर नियंत्रण प्राप्त करेगा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि क्या वो इसे दोबारा सक्रिय कर पाएगा। और इससे भी जरूरी बात, हातिम का हमला जो इतना शक्तिशाली था कि पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता था, टेलीपोर्टेशन द्वार पर बेअसर रहा। द्वार जरा सा भी नहीं हिला। वीरन का हमला भी बेकार गया। आर्यन ने गर्जना की, बेहेमोथ तू जा। बेहेमोथ ने एक गहरी गर्जना की और अपने विशाल हाथ से द्वार पर हमला किया। उसकी ताकत इतनी प्रचंड थी कि यह अब तक आर्यन ने देखी सबसे ताकतवर शक्ति थी। लेकिन टेलीपोर्टेशन द्वार अडिग रहा, उसमें एक खरोंच तक नहीं आई। बेहेमोथ को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी मुठ्ठियां कसी और दोबारा हमला किया। द्वार फिर भी नहीं हिला। आर्यन अवाक रह गया। उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर की चमक लहराए और उसने पूरी ताकत से वार किया। 1,03,023। द्वार के ऊपर एक लंबा HP बार उभरा। आर्यन ने जब गिनती की तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बोला, कमबख्त, 10 अरब HP। सिस्टम, क्या तू मुझे मारना चाहता है? और भी आश्चर्यजनक बात, उसका हमला जो हातिम और बेहेमोथ की तुलना में कमजोर था ही एकमात्र था जिसने द्वार को नुकसान पहुंचाया। बेहेमोथ, हातिम और वीरन के हमलों का कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब था कि टेलीपोर्टेशन द्वार को केवल आर्यन ही तोड़ सकता था। ये सिस्टम का नियम था। आर्यन ने मन ही मन सिस्टम को कोसा। बिना एक और शब्द कहे वो पागलपन से हमला करने लगा। ड्रैगन कट, डॉग ड्रैगन गॉड स्लैश, स्वॉर्ड सेंट 81 वार तकनीक, सुपर सोल मोड, फलक हथेली। आर्यन ने अपनी हर तकनीक का इस्तेमाल किया। वो इतनी तेजी से हमला कर रहा था कि उसे बोलने का मौका भी नहीं मिल रहा था। 10 अरब HP को 3 मिनट में खत्म करना असंभव था, लेकिन वो यहाँ फंसना नहीं चाहता था। उसे किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना था। फलक तलवार, आकाश से सुनहरी चमक के साथ एक विशाल तलवार गिरी। टेलीपोर्टेशन द्वार की आभा विकृत हो गई और वो बुरी तरह से हिलने लगा। आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। धरती पर मेरे अपने मारे जाएंगे। उसने एक कदम पीछे लिया। और अगर मैं सफल हो गया लेकिन टेलीपोर्टेशन द्वार दोबारा सक्रिय नहीं हुआ तो क्या हम सच में वापस जा पाएंगे? सिस्टम, वो बेहद गुस्से में था। ये बकवास मिशन मुझे मौत की ओर धकेल रहा है। लेकिन अभी ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत चारों वॉर गॉड्स की ओर मुड़ा और चिल्लाया, तुम चारों अंदर जाओ जल्दी। सिल्वर राक्षसी ड्रैगन, तुम चारों भाई रास्ता दिखाओ। दानुज राक्षस, धरती राक्षस, थंडर राक्षस, तुम तीनों पीछे रहो। जिस रास्ते से आए थे उसी से वापस जाओ। तुम्हें हर हाल में बाहर निकलना है, समझे? हातिम ने तुरंत पूछा, मास्टर तुम क्या करोगे? आर्यन ने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेरी, चिंता मत करो, कोई भी बाधा तेरे मास्टर को नहीं रोक सकती। तुम लोग वहां मेरा इंतजार करना। अगर मैं 3 दिन में बाहर नहीं आया तो तुम सीधे दक्षिण तरंग महाद्वीप की ओर निकल जाना। मैं जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच जाऊंगा। ये एक आदेश है, अब जल्दी करो। समय जीवन था और आर्यन इस वक्त मृत्यु के देवता के साथ दौड़ रहा था। हातिम ने दांत पीसे। उसे यकीन था कि आर्यन के इस फैसले के पीछे कोई कारण है। वो टेलीपोर्टेशन द्वार में प्रवेश कर गया और चिल्लाया, मास्टर हम तेरा इंतजार करेंगे। बेहेमोथ, तू भी उनके साथ जा, आर्यन ने कहा। वो बेहेमोथ की ओर देख रहा था जिसका विशाल शरीर एक पहाड़ की तरह खड़ा था। पिछले 1 साल में वह भी आर्यन के दिल के करीब आ गया था। लेकिन बेहेमोथ ने सिर हिलाया। मास्टर, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वास्तव में वो आर्यन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसके अलावा वो अब डॉक वर्ल्ड के सिवा वापस किसी स्पेस में प्रवेश नहीं कर सकता था। उसके दिल में एक गहरा दर्द था। वह आर्यन से बिछड़ने वाला था, लेकिन उसने अपने दर्द को छिपाया और एक मासूम मुस्कान के साथ कहा, मास्टर तुम कर सकते हो, तुम जरूर कर सकते हो। उसकी आंखें अनजाने में नम हो गईं। आर्यन को अभी तक इस सच्चाई का पता नहीं था। वो उस पर जोर से चिल्लाया, बेहेमोथ बात मान, जल्दी उनके साथ बाहर निकल। बेहेमोथ ने फिर सिर हिलाया। मास्टर मैं नहीं जाऊंगा। तभी पूर्वज रुद्रदेव की आवाज गूंजी, आर्यन, बेहेमोथ बीस्ट अपने जीवन में बस एक लोग चुन सकता है। जब उसने तेरे साथ डॉक वर्ल्ड में आने का फैसला किया तो इसका मतलब था कि वह इसे कभी नहीं छोड़ सकता। वो बाहर नहीं जा सकता। वो ये बात जानता है, इसलिए उसने यहाँ रुकने का फैसला किया। बेहेमोथ स्पेस का एक प्राणी था। एक बार उसने कोई लोक चुन लिया तो वो जीवन भर उसी लोक पर बंधा रहता था।
आर्यन ने उसकी मदद की थी और वह बिना झिझक के उसके साथ यहाँ आ गया। डॉक वर्ल्ड में आर्यन के साथ आना और यह 1 साल, यह उसके दसियों हजार वर्षों में सबसे खुशी भरा समय था। आर्यन का दिल दुख से भर गया। पूर्वज, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? पूर्वज रुद्रदेव चुप रहे। वो जानते थे कि उन्होंने यह बात क्यों छिपाई थी। आर्यन की प्रकृति को जानते हुए अगर उसने ये सब पहले बता दिया होता तो वह बेहेमोथ को डार्क वर्ल्ड में कभी नहीं लाता, और अगर वो और चारों वॉर गॉड्स अकेले आते तो वो तुरंत मारे जाते। पूर्वज रुद्रदेव को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। भले ही आर्यन उन्हें कोसता, फिर भी वे इस फैसले को नहीं बदलते। अगर आर्यन को ये सब पहले पता होता तो वो बेहेमोथ को वहीं छोड़ देता। ऐसे सुपर प्राणी को काबू में करने वाला आर्यन पहला व्यक्ति था। रुद्रदेव को ये देखकर वास्तव में आश्चर्य हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि आर्यन ऐसा शक्तिशाली साथी खो दे। आर्यन ने बेहेमोथ की नम आंखों को देखा। उसका दिल इतना दुखी था कि वो बयान नहीं कर सकता था। बेहेमोथ ने भी उसकी ओर देखा और एक मंद मुस्कान के साथ कहा, पिताजी ने कहा था कि बिछड़ना छोटा होता है, यह अगली मुलाकात की तैयारी के लिए होता है। मास्टर, हम फिर से मिलेंगे। मैं डॉक वर्ल्ड में तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन इस वक्त आर्यन दुविधा में था। एक तरफ उसका साथी था और दूसरी तरफ उसका परिवार। उसने पहले कभी इतना मुश्किल निर्णय नहीं लिया था। वो बेहेमोथ को खोना नहीं चाहता था। बेहेमोथ की अडिग आंखों को देखकर आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। बेहेमोथ, मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊंगा, बस मेरा इंतजार करना। ये कहते हुए आर्यन की मुट्ठियों से तीव्र शक्ति निकली। उसने गर्जना की 10वें लेवल की सोलस्टम तकनीक, सुपर सोल मोड, 10 लाख पहाड़ तोड़ मुके। उसके दोनों मुक्कों ने लगातार पागलपन से हमले किए बिना रुके। आखिरी सेकंड में टेलीपोर्टेशन द्वार की आभा पूरी तरह बिखर गई। द्वार टूट गया और आर्यन अनंत अंधेरे में गिर गया। बेहेमोथ को धीरे धीरे दूर होते देख वह चिल्लाया, मेरा इंतजार करना। उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, टेलीपोर्टेशन द्वार मिशन पूरा करने के लिए तुम्हें इनाम के रूप में लेवल जोड़ 1 और टेलीपोर्टेशन द्वार का नियंत्रण प्राप्त हुआ है। बधाई हो आर्यन, तुमने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर 9वें लेवल का अनंतवीर। टेलीपोर्टेशन द्वार टूटते ही आर्यन को अंतरिक्ष में बहती अदृश्य शक्तिशाली धाराओं ने खींच लिया था। उसका शरीर तेजी से घूम रहा था और उसकी चेतना धुंधली हो रही थी। पूर्वज रुद्रदेव ने चेतावनी दी, आर्यन जागो, जागो। टेलीपोर्टेशन द्वार ढह चुका था और गुप्त क्षेत्र गायब हो गया था। बेहेमोथ का क्या हुआ? क्या वो अभी भी वहां होगा? आर्यन का दिल इस सवाल से भारी था, लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं था। पूर्वज रुद्रदेव की गर्जना ने उसे होश में ला दिया। पूर्वज, ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता, पूर्वज रुद्रदेव ने चिंतित आवाज में कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि टेलीपोर्टेशन द्वार टूटने से स्पेस नियमों में कोई गड़बड़ हुई और तुम उसके द्वारा खींच लिए गए। अब तुम शून्य धाराओं में फंसे हो। अगर जल्दी नहीं की तो। वो आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही एक खतरनाक लहर आर्यन के शरीर से टकरा गई। उसका सारा शरीर झटके से कांप उठा, बाल खड़े हो गए और उसकी नसें फटने की कगार पर थीं। लेकिन तभी वो लहर उसके शरीर में नसों के माध्यम से दिमाग में दाखिल हुई और एक धमाके के साथ फटी। ये किस तरह की शक्ति है? हालांकि आर्यन का शरीर बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन उस झटके में उसे अजीब सी शक्ति महसूस हुई। ये कैसी शक्ति है? वह भी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी, बधाई हो आर्यन, तुम्हें शून्य शक्ति मिली है। क्या तुम इसका अवशोषण जारी रखना चाहते हो? हाँ, आर्यन ने बिना सोचे कहा, मुझे इसे अवशोषित करना ही होगा। उसने तुरंत शून्य शक्ति को अपने शरीर में समाहित कर लिया। फिर उसने रुद्रदेव से कहा, पूर्वज, थोड़ी देर के लिए मेरी रक्षा करो। पूर्वज रुद्रदेव का स्वर कांप रहा था। ये शून्य धाराएं हैं, तू चिंता मत करो। आर्यन ने गंभीरता से कहा, यह मेरे लिए एक मौका है। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। वो डॉक वर्ल्ड में केवल लेवल बढ़ाने के लिए नहीं आया था। उसका लक्ष्य था ऐसी शक्ति प्राप्त करना जो किसी भी ब्रह्मवीर को पल में कुचल सके। अब जब ये शक्ति उसके सामने थी तो वो इसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहता था। आओ, उसने गर्जना की। शून्य धाराओं ने और भी उग्रता से हमला किया। आर्यन ने भी अपनी सारी शक्तियों को सक्रिय कर दिया। उसका मन, उसकी चेतना, उसकी ब्लड लाइन, सब कुछ उसने खोल दिया। उसका शरीर पागलपन की हद से उन शून्य धाराओं की शक्ति को अवशोषित करने लगा। उसे नहीं पता था कि ये एसएसएस रैंक के मिशन का सर्वोच्च इनाम था, शून्य शक्ति। ये केवल उसके लिए थी। उसका शरीर दर्द से चीख रहा था, हालांकि उसकी हर कोशिका विकसित हो रही थी, बदल रही थी। शक्ति, शक्ति, मुझे और शक्ति चाहिए। आर्यन का खून उबल रहा था। धरती पर 3 दिन पूरे हो गए हैं, हातिम ने कहा। वो गायब हो चुके टेलीपोर्टेशन द्वार की ओर देख रहा था। मास्टर ने कहा था कि अगर 3 दिन में वो बाहर नहीं आया तो हमें दक्षिण तरंग महाद्वीप जाना है। अरहत ने धीरे से आंखें उठाईं। मास्टर, वो उसने वाक्य पूरा नहीं किया। वीरन की आवाज कांप रही थी। नहीं मास्टर, को कुछ नहीं होगा। उसके साथ बेहेमोथ है, उसे कुछ नहीं होगा।
वे टेलीपोर्टेशन द्वार से बाहर निकल आए थे, पर दक्षिण तरंग महाद्वीप की ओर का द्वार भी गायब हो चुका था। अब वहां केवल 2 पत्थर के खंभे बचे थे। इनाया जो खंभों के सामने खड़ी थी ने कहा, आर्यन जरूर बाहर आएगा, वो जरूर आएगा। पिछले 1 साल से अधिक समय से वह एक दिन भी वहां से नहीं हटी थी। मीनराज ने अपनी भावनाओं को दबाया और दृढ़ स्वर में कहा, मास्टर के आदेश का पालन करो। हम दक्षिण तरंग महाद्वीप जा रहे हैं। भाभी तुम भी हमारे साथ चल रही हो। आर्यन के शब्द उनके लिए आदेश थे। चाहे कुछ भी हो वे उसका पालन करते थे। दूसरी ओर अमर महल के योद्धा त्रिकाल द्वीप को पार कर चुके थे। दक्षिण तरंग महाद्वीप हमारे सामने है, शत्रुघ्न ने अपने बगल में उड़ते पितृराज से कहा। ये वाकई अजीब है, यहाँ तो अमर ऊर्जा बिल्कुल नहीं है। यह एक ही लोक है, फिर यहाँ ऊर्जा इतनी कमजोर क्यों है? लाखों सालों से कोई इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया था। यही कारण था कि दक्षिण तरंग महाद्वीप को कचरे की भूमि कहा जाता था। दारकाश ने ठंडी हंसी हंसी, इसकी चिंता मत करो, हमें बस आर्यन चाहिए। अगर वो अब भी नहीं आया तो हमें कार्रवाई करनी होगी। क्या अब एक मामूली से दक्षिण तरंग महाद्वीप के लिए हमें अपने हाथ गंदे करने होंगे? चंद्रनेत्र ने कहा। उसके पीछे जारीफ भी था, जिसके होठों पर ठंडी मुस्कान थी। हा, हम में से ज्यादातर ब्रह्मवीर है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था पश्चिमी राक्षसी पूर्वज और सुप्रीम एल्डर दोनों हमसे 2 लेवल ऊपर होंगे। शत्रुघ्न हंसते हुए बोला। पितृराज बहुत अच्छे से जानता था इसके लिए उन्होंने क्या कीमत चुकाई थी, इसलिए वो थोड़े गुस्से में बोला, बकवास बंद करो। हमें ड्रैगन क्षेत्र का खजाना चाहिए, तो हम जितने शक्तिशाली होंगे उतना अच्छा होगा। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोजवर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। धन्यवाद। दक्षिण तरंग महाद्वीप सिंह साम्राज्य में सिंह सेना एकत्रित हो चुकी थी। इन वर्षों में वो दक्षिणी तरंग महाद्वीप नहीं छोड़ पाए थे, लेकिन उनकी शक्तियों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं था। उन्होंने लगातार अभ्यास किया था और अब सिंह सेना पूरी तरह बदल चुकी थी। 10,000 सैनिकों ने ड्रैगन ब्लडलाइन को सक्रिय किया था और बेहद शक्तिशाली बन चुके थे। रूबी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, दादाजी वे आ गए। वज्रनाथ सिंह के शरीर से एक प्रचंड ऊर्जा फूटी। उसने सिंह सेना की ओर देखा और बोला, तुम सबने सुना, वे आ गए। वे अभिमानी अमृतद्वीप वाले आ गए हैं। सिंह सेना अब 9 साल पहले वाली नहीं थी। यह अब एक अभूतपूर्व शक्ति थी। वज्रनाथ सिंह ने अपने स्टील भाले को कसकर पकड़ा और दूर की ओर देखा। आओ कुत्तों, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सिंह परिवार की असली शक्ति क्या है। इसी बीच शून्य धाराओं में ऊर्जा की तीव्रता कम हो रही थी। अंतिम शून्य ऊर्जा की धारा भी आर्यन के शरीर में समा गई। बधाई हो आर्यन, शून्य शक्ति अवशोषण पूरा हो चुका है। तुम्हें एक 10वें लेवल की इमोर्टल रूट मिली है। क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? तारांकन, आर्यन ने तुरंत कहा, फ्यूज करो। उसी पल एक प्रचंड शक्ति उसके शरीर से फूटी। उसके बाद आर्यन ने अपनी 2 उंगलियों से चुटकी बजाई और जो टेलीपोर्टेशन द्वार पहले टूट चुका था पूरी तरह ठीक हालत में उसके सामने प्रकट हुआ। पहले वह इसे काबू नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो इसका पूर्ण नियंत्रण कर सकता था। कृपया मंजिल सेट करें, केवल धरती पर। मंजिल, आर्यन ने एक पल सोचा, तभी उसकी आंखें ठंडी हो गई। घास को जड़ से उखाड़ो वरना ये फिर से फूट आती है। अमर महल। अचानक अमृतद्वीप के आसमान में एक दरवाजा खुला। टेलीपोर्टेशन द्वार की चमक से निकलकर आर्यन हवा में खड़ा था। उसकी नजरें सामने अमर महल पर टिकी थीं। उसने गहरी गर्जन भरी आवाज में कहा, पितृराज कमीने बाहर निकल। उसकी आवाज आकाश को चीरती हुई लाखों मील तक फैल गई। नक्षत्र नगर जो हाल ही में पुनर्निर्माण के बाद चमक रहा था, इस आवाज के दबाव को सहन नहीं कर सका। अनगिनत इमारतें ढह गईं और कुछ शाही योद्धा पल में मारे गए। सप्तचक्र महाविद्यालय में तो इसका और अधिक असर हुआ। वहां की इमारतें भी एक के बाद एक ढह रही थीं और शिष्यों से लेकर मास्टर तक मारे गए। आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज लगातार गूंज रही थी। उसका दिल उत्तेजना से कांप उठा। कम भक्त, क्या मैं अब इतना शक्तिशाली हो गया हूँ? बस चिल्लाने भर से लोग मर रहे हैं। वर्तमान आर्यन 1.5 साल पहले के आर्यन से पूरी तरह अलग था। शून्य शक्ति के अवशोषण के बाद उसकी ताकत अभूतपूर्व रूप से बढ़ी थी। उसकी केवल एक गर्जना में ही इतनी प्रचंड शक्ति थी कि वो स्वर्गवीर स्तर के योद्धाओं को सीधे मार सकती थी। शक्ति क्या होती है, यही थी। आर्यन की गर्जना से अमर महल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। पूरा महल हवा में कांप रहा था। ये कौन है? कौन आया है? ये किसकी आवाज है? अमर महल के कुछ एल्डर्स के चेहरे पीले पड़ गए। अगर महल की सुरक्षा ना होती तो वह भी जमीन पर मृत पड़े होते। महल के किसी गहरे कोने में एक उत्साहित हंसी गूंजी। आर्यन तू आखिरकार आ गया। ये एल्डर व्यासदेव की आवाज थी। उसी समय अमर महल के कुछ एल्डर हवा में उड़कर बाहर आए। उन्होंने दूर खड़े आर्यन को घूरते हुए गर्जना की, ये कुत्ता कहां से आया जो यहाँ दुस्साहस कर रहा है? क्या तुझे पता है कि ये कौन सी जगह है? उनके वाक्य पूरा होने से पहले ही आर्यन का हाथ हिला। उसने अपनी छोटी उंगली नाक में डाली और एक काला कण उछाल दिया।
शून्य शक्ति के साथ वह काला कण पलक झपकते ही एक एल्डर के सिर को भेद गया। वो आसमान से नीचे गिर गया और पल में मारा गया। आर्यन ने एक दुष्ट मुस्कान बिखेरी। और कौन? उसे खुद नहीं पता था कि वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि एक नाग के कण से भी किसी को मार सकता था। यह एहसास उसे रोमांचित कर रहा था। पितृराज, इस बार मैं तेरी सारी पुश्तों तक को उखाड़ फेंकूंगा, उसने उत्तेजना से चिल्लाया। इसी शक्ति के कारण वो सीधे अमर महल आया था। वो इसे पूरी तरह मिटा देना चाहता था, इसलिए वो दक्षिणी तरंग महाद्वीप जाने के बजाय यहाँ आया था। उसकी योजना थी पहले पितृराज और उसके साथियों को खत्म करना। इससे दक्षिणी तरंग महाद्वीप पर कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अमर महल को देखते हुए आर्यन का दिल बैठ गया। कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसी दौरान नक्षत्र नगर और अमर महल में लोगों को पता चल गया कि हवा में खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आर्यन था। ये वही है। आर्यन, वो यहाँ क्यों है? यह क्या माजरा है? कुछ शून्य शिकारी उड़कर बाहर आए। उनके चेहरे ठंडे थे। कमीने, तूने क्या इस जगह को अपने बाप की जागीर समझा है जो यहाँ आकर घमंड दिखा रहा है? उनके वाक्य पूरा होने से पहले 4 आकृतियां पहले ही हमला कर चुकी थीं। 4 शक्ति विस्फोटों ने 4 शक्ति जाल बनाए जो आर्यन को बांध रहे थे। चारों शिकारियों के चेहरों पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। कमीने, मर जा। शक्ति जाल तेजी से आर्यन को कसने लगे जैसे कि वो उसे काट डालेंगे। अब ये कुत्ता नहीं बचेगा। शून्य शिकारियों का ये जाल जब एक साथ जुड़ता है तो ये बेहद खतरनाक हो जाता है। अनंतवीर भी इसका सामना नहीं कर सकते। हा हा हा, आर्यन, अब देख तू कितना घमंड करता है। अमर महल के कई लोग हंस रहे थे, लेकिन उसी समय आर्यन की आकृति अचानक गायब हो गई। आयामी रिफ्ट। आर्यन आयामों को चीरता हुआ आसानी से उस जाल से बाहर आ गया। वो एक शिकारी के सामने उतरा और बोला, मुझे घमंड करना पसंद है, तू मुझे काटेगा क्या? उसकी दाहिनी मुट्ठी हिली और बिना किसी खास शक्ति के उसने उस शून्य शिकारी के सिर पर मुक्के मारा। उसका सिर एक खरबूजे की तरह फट गया और शरीर तोप के गोले की तरह जमीन पर जाकर गिरा। आर्यन की छाया तेजी से हिली, एक के बाद एक हमला करती गई। एक मुक्का, एक मौत। चारों शून्य शिकारी लगभग 1 सेकंड में मारे गए। यह इतना तेज था कि कल्पना करना मुश्किल था। फिर आर्यन ने आसमान में तैरते अमर महल को घूरा जो एक विशाल द्वीप की तरह था। उसने गंभीर स्वर में कहा, पितृराज, जब तक तू बाहर नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ मारता रहूंगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत अमर महल के प्रवेश द्वार पर उतर गया। बंद करो, बंद करो, जल्दी अमर महल का रक्षात्मक कवच खोलो। कई घबराई हुई आवाजें गूंजी। आकाश में एक विस्फोट हुआ। एक शक्तिशाली रक्षात्मक कवच सक्रिय हो गया जो एक ढाल की तरह था। ये इतना मजबूत था कि तोपें भी इसे भेद नहीं सकती थीं। लेकिन आर्यन ने ठंडी हंसी हंसी। इस तरह का कवच मेरे सामने काम करेगा? मूर्ख लोग। आयामी रिफ्ट। उसका शरीर आयाम में प्रवेश कर गया, लेकिन उसी पल एक शक्तिशाली शक्ति ने उसके आयाम को अवरुद्ध कर दिया। वो उसे भेद नहीं सका। हाँ, आर्यन ने फिर से कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। वो कवच को पार नहीं कर सका। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, लड़के, ये शक्ति कुछ खास है, ये धरती की तो बिल्कुल नहीं लगती। अचानक आर्यन को योग क्षेत्र में मिली अमर महल की गुप्त जानकारी याद आई। उसके दिल में हलचल मचने लगी। क्या ये सच में कोई गगनयान है? उसने मुट्ठियां कसी। मुझे परवाह नहीं कि यह गगनयान है या अमर महल, आज कोई मुझे नहीं रोक सकता। आर्यन का शरीर आयामी दरार से बाहर निकला। उसने कवच के सामने खड़े होकर एक हाथ उस पर रखा और धीरे धीरे शांत होते हुए अपनी आंखें बंद की। वो क्या करने जा रहा है? क्या वो इस कवच को तोड़ना चाहता है? सुना है कि अमर महल के इस रक्षात्मक कवच को कोई नहीं तोड़ सकता। क्या आर्यन? लोग आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अचानक आर्यन की जलती हुई आंखें खुल गईं। उसने गर्जना की 10वें लेवल की सोलस्टम तकनीक पहाड़ तोड़ मुके। उसके दोनों हाथ हिल गए। 2 विस्फोटक ध्वनियां गूंजीं। उसकी मुट्ठियों पर 2 वज्र वानरों की विशाल आकृतियां उभरी जो कवच पर जोरदार हमला कर रही थीं। नोट: आदमखोर किंग कॉन्ग को वज्र वानर में चेंज कर दिया गया है। हालांकि इन मुक्कों से कवच तो नहीं टूटा, लेकिन अमर महल के ऊपर के बादल छट गए और पहली बार लाखों वर्षों में इसका असली रूप सामने आया। आर्यन ने आंखें उठाई। उसका दिल कांप उठा। तेरी तो ये वाकई एक गगनयान जैसा है। यह अनंत रूप से विशाल था। यह आकाश को ढक रहा था, सूरज को छिपा रहा था। इसकी विशालता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजारों वर्ग मील में फैला नक्षत्र नगर भी इसके सामने कुछ नहीं था। नक्षत्र नगर के लोग भी हैरान थे। उन्हें कभी नहीं पता था कि उनके ऊपर का अमर महल इतना विशाल था। उनके लिए ये एक राक्षस था। यहाँ तक सप्तचर्क महाविघालय के तैरते पर्वत भी इसके सामने कंकड़ों जैसे थे। इसे देखकर आर्यन की आंखें चमक रही थीं। वो अब इसे किसी भी हाल में खुद के लिए पाना चाहता था। उसका मिजाज ही कुछ ऐसा था, जब भी कोई अनोखा खजाना दिखता वो उसे तुरंत कब्जाने की सोचता। अमर महल का स्वरूप अब सामने था। इसका अस्तित्व गहरा काला था, लेकिन इसकी आभा और दृश्य प्रभाव कहीं अधिक प्रचंड था। आर्यन इसके सामने एक छोटे काले बिंदु की तरह खड़ा था। कमबख्त, यह क्या बवाल चीज है? पूर्वज, क्या तुमने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है?
आर्यन ने मन ही मन पूछा। पूर्वज रुद्रदेव ने सिर हिलाया। नहीं, कभी नहीं देखा। उसी पल दग्धात्मा की अवमानना भरी आवाज गूंजी। नीच कीड़े कहीं के, दिव्य गश्ती यान तक नहीं देखा। दिव्य गश्ती यान? आर्यन का दिल कांप उठा। महान देव, ये दिव्य गश्ती यान क्या है? दग्धात्मा ने तिरस्कार के साथ कहा, मैं तुझे क्यों बताऊं? क्या मैं तुझे जानता हूँ? तेरी तो, आर्यन ने गुस्से को दबाते हुए कहा। दग्धात्मा, जिस दिन मुझे तेरी कमजोरी पता चल गई उस दिन मैं तुझे बताऊंगा कि तू मुझे पहचानता है या नहीं। वो सचमुच नाराज था। एक पेट उससे इस तरह बात कर रहा था। अगर दग्धात्मा इतना शक्तिशाली ना होता तो वो उसे अब तक पीट पीट कर अधमरा कर चुका होता। दग्धात्मा ने और भी तिरस्कार के साथ कहा, मेरी कमजोरी ढूंढना चाहता है? लड़के, यह मत सोच कि तूने कालकंच ताबूत से मुझे हरा दिया तो तू बहुत महान है। अगर मेरी थोड़ी सी शक्ति भी लौट आई तो मैं अपने एक बाल से तुझे कुचल दूंगा। वो भी बेहद नाराज था। वो अपने लोक में सर्वशक्तिमान था। उसने कभी इतनी बेइज्जती नहीं सही थी। यहाँ एक निचले लोक के इंसान ने उसे अपना पालतू बना लिया। उसका गुस्सा आर्यन से लाख गुना ज्यादा था। आर्यन ने जवाब दिया, अगर हिम्मत है तो बाहर आ और अपने बाल से मुझे कुचल दे। बाहर आ, मेरे लिए बाहर आ। दग्धात्मा चुप रहा। आर्यन की अनुमति के बिना वो चाहे कितना भी शक्तिशाली हो बाहर नहीं निकल सकता था। आ, मुझे काट, आर्यन ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। अपने बाल से कुचल दे दिखा। कमीने, मैंने तुझे बहुत सहन किया। दग्धात्मा आग बबूला हो गया। उसका पूरा शरीर लपटों से जल रहा था। लड़के, अगर हिम्मत है तो मुझे बाहर निकाल। आर्यन ने नीच मुस्कान के साथ कहा, मैं तेरी बहन को बाहर निकालूंगा। मैं तुझे नहीं निकालूंगा, तू अब ऐसे ही सड़ेगा। हा हा हा। दग्धात्मा का गुस्सा अब हत्या की हद तक पहुंच गया था। कमीने, एक दिन मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। आर्यन जरा भी नहीं डरा। उस दिन मैं तेरी नसें खींच लूंगा। अब चुपचाप पेट स्पेस में पड़ा रह। दग्धात्मा की नाक से चिंगारियां निकल रही थीं। उसकी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। हफ हफ हफ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। कुछ मिनट गहरी सांसें लेने के बाद दग्धात्मा अचानक बोला, दिव्य गश्ती यान ये देवलोक की ओर से गश्त करता है। ये दिव्य शक्ति को अवशोषित करता है और धरती के जन्म के साथ ही प्रकट हुआ था। उद्देश्य बिल्कुल साधारण है, इसे मुझे दबाने के लिए भेजा गया था। धरती की भूपटल की हलचल के कारण यह जमीन से हवा में तैरने लगा। समझे? ये कहकर दग्धात्मा की आभा पेट स्पेस से गायब हो गई और वो अंधेरे में छिप गया। वो अब आर्यन से और बात नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि उससे बातें कर कर वो गुस्से में पागल हो जाएगा। आर्यन ने हंसते हुए कहा, कुछ लोगों की फितरत सच में लात खाने वाली होती है। दग्धात्मा, मैंने पहले प्यार से पूछा लेकिन तूने गाली खाकर ही बताया। तू तो सच में एक कुत्ते से भी ज्यादा गया गुजरा है। हा हा हा। दग्धात्मा इतना गुस्सा हुआ कि उसने खून उगल दिया। इसके बाद आर्यन ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। अब उसका ध्यान दिव्य गश्ती यान के रक्षात्मक कवच को तोड़ने पर था। वो अंदर कैसे जाएगा? पूर्वज, कोई तरीका है? उसने पूछा। वो दग्धात्मा से नहीं पूछना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि वो जवाब नहीं देगा। पूर्वज, रुद्रदेव ने कहा, नहीं, मैंने इस कवच को महसूस किया है। भले ही यहाँ दिव्य शक्ति ना हो लेकिन ये यहाँ की अमर शक्ति को लगातार अवशोषित कर रहा है और उसी से आपूर्ति प्राप्त करता है। ये बहुत शक्तिशाली है। आर्यन ने एक गहरी सांस छोड़ी। पूर्वज, आपका मतलब है कि अगर इसकी आपूर्ति को रोका जा सके तो ये टूट जाएगा? रुद्रदेव ने कहा, लड़के, ये लगभग नामुमकिन है। तू क्या करने की सोच रहा है? आर्यन ने उत्साह से हंसते हुए कहा, पूर्वज, कभी कभी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है और सबसे आसान, सबसे क्रूर और सबसे प्रभावी तरीका ही सबसे अच्छा होता है। सुपर सोल मोड। आर्यन का शरीर बदल गया। उसके बाल सुनहरे हो गए। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से जल उठा और उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसने रक्षात्मक कवच की ओर ठंडी मुस्कान बिखेरी। देखते हैं तू कब तक टिकता है। ये कहकर उसने अपनी मुट्ठियां हिलाईं और गर्जना की। उसकी मुट्ठियां बिजली की तरह तेज थीं जो कवच पर एक ही जगह पर पागलपन से वार कर रही थीं। उसके हाथों की छाया इतनी तेज थी कि उन्हें देखना असंभव था। अमर महल के कुछ एल्डर रक्षात्मक कवच के पास खड़े थे। आर्यन के इस पागलपन भरे हमले को देखकर जब कवच जरा भी नहीं हिला वे हंसने लगे। सब कहते हैं कि तू आर्यन पागल है। मुझे तो लगता है तू मूर्ख है। अमर महल के कवच पर हमला। हा हा हा, ये सबसे बेवकूफ़ी भरी चीज है जो मैंने देखी। आर्यन, घर जा और दूध पी। हा हा हा। एल्डर्स बेहद आत्मसंतुष्ट थे। अमर महल का कवच कोई नहीं तोड़ सकता था। ये अमर ऊर्जा को अवशोषित कर खुद को मजबूत बनाता था। ये वही शक्ति थी जो लाखों वर्षों से धरती पर कभी खत्म नहीं हुई थी। यहाँ की ऊर्जा सबसे घनी थी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह कोई गगनयान है या फिर दिव्य गश्ती यान, पर उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा था कि इसके कवच को तोड़ना नामुमकिन था। वहीं आर्यन सब कुछ मालूम होने के बावजूद हार नहीं मान रहा था। उसके मुंह के इतनी तेजी से कवच पर लग रहे थे मानो उल्कापिंड की बारिश हो रही हो। हर हमले में वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। उसके हर हमले में शून्य शक्ति की चिंगारियां भी उड़ रही थी। अमर महल के एल्डर्स अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे।
लड़के बस कर, आर्यन तू वाकई मूर्ख है, और जोर से मार खाना नहीं खाया क्या? हा हा हा। आर्यन के हमलों ने आकाश को अंधेरा कर दिया। नक्षत्र नगर के 10,000 मील के दायरे में उसकी शक्तियों के विस्फोट से सब कुछ कांप रहा था। बार बार एक के बाद एक मुक्कों ने कहर बरसा रखा था। अमर महल पितृराज का घोंसला था। अगर वह उसके घोंसले को बर्बाद कर देता तो यह उसकी आत्मा काटने जैसा होता। 10,000वां मुक्का। अचानक आर्यन के शरीर से शून्य शक्ति की एक धारा निकली। उसके हाथों पर वज्र वानरों की आकृति अब और भी भयानक राक्षसी जानवर में बदल गई और वो जानवर सीधे कवच से जा टकराया। कवच में दरार पड़ गई, जिसे देखते ही आर्यन की आंखें आश्चर्य और उत्तेजना से चमक उठीं। हा हा हा, यही वक्त है। 10वें लेवल की सोलस्टम तकनीक। 1000 गुना शक्तियां बाढ़ की तरह उसके शरीर में बहने लगी। हर नस फूल गई, खून उबलने लगा, आंखें गहरी काली हो गई। कवच पर एक दरार आ चुकी थी, इसका मतलब था कि वो इसे तोड़ सकता था। हालांकि इस दौरान गगनयान लगातार ऊर्जा को सोख रहा था और कवच को बनाए हुए था, लेकिन आर्यन ने इतने मुके मारे कि आसपास की ऊर्जा बेहद पतली हो चुकी थी। अब उसे लाखों मील के दायरे से अमर ऊर्जा को खींचना पड़ रहा था, लेकिन आर्यन उसे बिल्कुल भी ठीक होने का मौका नहीं देना चाहता था। उसने दुष्ट मुस्कान के साथ गर्जना की। उसकी मुट्ठियां खून से सनी थीं, लेकिन वह दरार पर बार बार हमले कर रहा था। अंत में उसने मन ही मन चिल्लाया, फलक तलवार। एक विशाल चमकती तलवार आसमान से उतरी और ठीक उस दरार पर हमला किया। गगनभेदी धमाके के साथ दरार पूरी तरह चटक गई और कवच में एक बड़ा सा छेद बन गया। आर्यन ने बिना वक्त गंवाए तुरंत अंदर घुस गया। उसके अंदर घुसते ही कवच कुछ ही पल में ठीक हो गया। ये गति इतनी तेज थी कि आर्यन भी चकित रह गया। ये सच में एक जबरदस्त खजाना है। अमर महल में उतरते ही आर्यन के होठों पर एक दुष्ट मुस्कान उभरी। वो उन एल्डर्स को देख रहा था जिनके चेहरों पर अब हंसी जम चुकी थी। हंसो मेरे लिए और हंसो। अब क्यों नहीं हंस रहे? हंसना तो दूर, उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही थी और डर ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। हंसना नहीं चाहते हैं ना? अब मेरी बारी है। उसकी आकृति हिली। पलक झपकते ही वो एक एल्डर के सामने उतरा। उसकी आंखों में दुष्ट चमक थी। उसने एक ही मुक्के में उस एल्डर को जान से मार दिया। अमर महल के ये एल्डर्स बस मूलवीर स्तर के थे। आर्यन के लिए ये लोग बहुत कमजोर थे। वह थोड़ी सी शक्ति से उन्हें तुरंत मार सकता था। पितृराज बाहर निकल। आर्यन आगे बढ़ता गया और जहां भी वो गया वहां केवल लाशें बची। नहीं, मुझे मत मारो, मैं निर्दोष हूं आर्यन, मैंने कुछ नहीं किया। वो चीख रहे थे, दया की भीख मांग रहे थे, लेकिन अमर महल के लोगों के लिए आर्यन के दिल में जरा भी दया नहीं थी। जब वो पहली बार अमर महल आया था तभी उसने ठान लिया था कि उसे इसे नष्ट करना है। अब जब वो यहाँ था वह मारना चाहता था, एक तिनका भी नहीं छोड़ना चाहता था। शून्य शिकारी भी बाहर निकले, लेकिन ड्रैगन स्लेयर के एक ही वार में वे सब मारे गए। वे लगभग 100 से अधिक थे, पर इस समय आर्यन की ताकत इतनी थी कि संख्या मायने नहीं रखती थी। जल्दी जल्दी कवच खोलो, मुझे बाहर जाना है। बचाओ सुप्रीम एल्डर, बचाओ। पूरा अमर महल चीखों से भर गया। इतिहास में ये पहली बार था जब अमर महल में इस तरह कत्लेआम हो रहा था। आर्यन जिसे देखता मार देता। उसे XP पॉइंट्स चाहिए थे, विशाल मात्रा में XP पॉइंट्स। ब्रह्मवीर स्तर तक पहुंचने के लिए अभी भी 1 अरब XP पॉइंट्स बाकी थे। महल के शीर्ष पर अंतिम दर्जन एल्डर्स कांप रहे थे और लगातार पीछे हट रहे थे। आर्यन अमर महल के भीतर चला गया और ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, क्या तुम लोग खुद को बहुत ऊंचा नहीं समझते थे? क्या तुम लोग खुद को धरती के देवता नहीं मानते थे? आओ, मुझे एक नश्वर को तुम्हारी देवताओं वाली शक्ति का अनुभव कराओ। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर सका। हिम्मत नहीं है ना? आर्यन अचानक आगे बढ़ा, एक एल्डर का सिर पकड़ा और हल्की सी ताकत से उसे किसी खरबूजे की तरह फोड़ दिया। एक एल्डर इतना डर गया कि वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला था। आर्यन, ये सब बुर्जुग सर्गेश्वर और सुप्रीम एल्डर की गलती है। हाँ, हमने कुछ नहीं किया। बाकी लोग भी जल्दी से घुटनों पर बैठ गए और दया की भीख मांगने लगे। आर्यन, कृपया हमारी जान बख्श दो। एक अन्य एल्डर बोला, आर्यन तुम्हें जल्दी